दोबारा आदाब, नमस्कार। पब्लिक इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहाद। अब ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस आरएसएस से सीधे तौर पर कह रही है कि कागज तो आपको दिखाने होंगे। पूरे देश से, देश के मुसलमानों से आपको पता है कि बीजेपी कागज मांग रही है और ये लगातार ये नारा ये किया जाता है मुसलमानों को लेकर कि कागज तो आपको दिखाने होंगे। लेकिन अब कांग्रेस आरएसएस से कह रही है कि कागज तो आपको दिखाने होंगे, आपको ये बताना होगा कि आखिर आप में है क्या। हालांकि ये देश से उठाया हुआ कदम है ये भी कहा जा रहा है, लेकिन जिस तरह से कर्नाटका गवर्नमेंट में होम मिनिस्टर प्रियांक खरगे ने ये सवाल पूछ डाला है कि आपको हमें बताना होगा आपके फाइनेंसेस, आपकी लीगैलिटी, आपसे जुड़े हुए तमाम जो कार्यक्रम है, तमाम जो चीजें चलती हैं उस सब के बारे में आपको ब्यौरा देना होगा। 2 पन्ने की चिट्ठी लिखी गई, उस चिट्ठी से में जवाब मांगा गया। हालांकि और इससे मोहन भागवत इतना ज्यादा बिफर गए कि एक कार्यक्रम में जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा कि ऐसे तो रजिस्ट्रेशन तो हिंदू धर्म का भी नहीं है, हम 100 साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया। भाई अगर आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया तो अब जब किया जा रहा है तो आप बताइए, अगर कोई रेडी पटरी खोमचा दुकान भी लगाता है तो उसे भी रजिस्ट्रेशन कराना होता है, उसे भी बताना होता है। आप तो यहाँ पर इतनी बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन जिसको नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से कहा था एनजीओ चला रहे हैं। और अब आप ये देखिए कि आरएसएस के एक लीडर ने प्रियांक खरगे को दलित बता करके, दलित कैसे पूछ सकते हैं, दलितों को क्या अधिकार है ये पूछने का, सोचिए एक नई कंट्रोवर्सी को जन्म दे दिया है। और वही बात सच साबित होती हुई नजर आती है जो राहुल गांधी कहते हैं कि क्या मानसिकता है आरएसएस और बीजेपी की दलित, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को लेकर। और अब ये कहा जा रहा है प्रियांक खरगे से कि भाई आप अपना कामकाज देखिए, आरएसएस के पीछे क्यों पड़ गए हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई जब आपको सिक्योरिटी कौन देता है, सिक्योरिटी आपको कर्नाटका की होम मिनिस्ट्री देती है, होम मिनिस्ट्री मैं रन कर रहा हूं, तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि जो लाखों लोग हैं ये शाखाओं में जो जाते हैं, ये जो जुलूस निकालते हैं, ये जो एक्टिविटीज हैं, ये जो ऑफिस आपने बनाए हुए हैं, ये 5 स्टार दफ्तर जो आपने बनाए हुए हैं, उनका ब्यौरा आप दीजिए, उनके फाइनेंसेस के बारे में आप बताइए। तो एक अलग तरह की जो एक जंग है वो छिड़ गई है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इससे पहले इतने सख्त सवाल आरएसएस को लेकर कभी किसी ने नहीं पूछे होंगे। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन और पॉलिटिकल एनालिस्ट प्रोफेसर रविकांत जुड़ गए हैं। प्रोफेसर रविकांत, आपको पता है कि आरएसएस और इस पर लगातार लिखते बोलते रहे हैं और उसका खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ा है बहुत मर्तबा। प्रोफेसर रविकांत, बहुत बहुत इस्तकबाल, स्वागत आपका कार्यक्रम में। शुक्रिया, थैंक यू। प्रोफेसर रविकांत जी, मेरा पहला सवाल ही आपसे ये है कि ये देर आए दुरुस्त आए कहा जाए जो कांग्रेस ने ये शुरुआत की है, क्योंकि ये बहुत पहले उन्हें कर देना चाहिए था। क्योंकि जब राहुल गांधी लगातार आरएसएस और बीजेपी को एक सांस में कहते हैं और जब ये कहते हैं कि आइडियोलॉजिकल पॉलिटिकल वॉर है, यानी कि लड़ाई आरएसएस से है, आरएसएस की आइडियोलॉजी से है, उनकी मानसिकता से है, घर में घुस चुके इस आरएसएस का जो एक हिंदू राष्ट्र का जो एक पूरा प्रोपेगेंडा है उससे है। अब पहली बार ये सवाल पूछा गया है, कितना महत्वपूर्ण आप इसको मानते हैं और क्या वाकई में आपको लग रहा है कि आरएसएस मुश्किल में फंस गया है, वो कोई जवाब देते हुए नजर आएंगे? देखिए बुशरा जी, मुझे लगता है कि अब तक के भारत के राजनीतिक इतिहास का ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है जो आरएसएस से पूछा गया है। मैं ये भी मानता हूं कि नेहरू जी से एक गलती हुई थी, बाकी और तमाम उनके बारे में कहा जाता है, खास करके जो संघी और भाजपाई दक्षिणपंथी हैं वो नेहरू जी पर ढेर सारे आरोप लगाते हैं, इल्जाम लगाते हैं। एक गलती मैं भी स्वीकार करता हूं, एक यही बड़ी गलती है कि नेहरू जी ने आरएसएस को बख्श दिया, छोड़ दिया। जब गांधी जी के हत्या के समय ये जश्न मना रहे थे, और सच्चाई ये थी, ये सवाल वहीं से उठता है बुशरा जी, नाथूराम गॉडसे, जिसके भाई गोपाल गॉडसे ने ये स्वीकार किया है पब्लिकली और कोर्ट में भी स्वीकार किया है कि नाथूराम गॉडसे आरएसएस का मेंबर था। लेकिन चूंकि यहाँ कोई लिखा पढ़ी नहीं होती, कोई रजिस्टर नहीं होता है, कोई मेंबरशिप नहीं होती है, तो आरएसएस धीरे से ये कह करके बच गया कि साहब नाथूराम गॉडसे कभी हमारा सदस्य था और वो बहुत पहले यहां से निकल चुका था, हिंदू महासभा का वो सदस्य था और सावरकर का चेला था। लेकिन मैं ये भी बता दूं बुशरा जी, गांधी जी के हत्याकांड के समय इन्होंने जो जश्न मनाया था, सरदार पटेल
जिनकी ये आजकल आरती उतारते हैं, उनका नाम लेकर के नेहरू जी को काउंटर करते हैं, उन्हीं सरदार पटेल ने उस समय 25,000 आरएसएस के कार्यकर्ताओं को जेल भेजा था, प्रतिबंधित किया था आरएसएस को, और 3 बार प्रतिबंधित हुआ है। पहले गांधी जी की हत्या के समय, फिर आपातकाल में, और आपातकाल में कैसे इंदिरा गांधी को सशर्त माफीनामा दे करके और ये कह करके कि हम आपके साथ खड़े हैं, ये उस समय प्रतिबंध हटवाया। फिर जब बाबरी मस्जिद को इन्होंने जमींदोज किया, उस समय इन पर प्रतिबंध लगा। तो ये जो संगठन है वो अब पूरे तरीके से एक्सपोज हो चुका है। वैसे तो ये हरे सांप बन करके रहे, हरा सांप अगर आप समझते हो कि वो घास में, वो किसी फसल में घुस जाए तो उस पता नहीं चलता है, ये ऐसे ही रहे हैं। इनके 10 सिर तो रावण के माने जाते हैं, इनके तो पता नहीं कितने सिर हैं, क्या मुंह से बोलते हैं और क्या असल में होता है। इनके बारे में बहुत सारे लोगों का कहना था, शायद नेहरू जी ने ही कहा था कि अगर ये उत्तर की बात करें तो ये दक्षिण में इनको खोजिए, ये उधर उत्तर में तो मिल ही नहीं सकते। ये वो लोग हैं। ये सवाल लंबे समय से नहीं पूछा गया था, लेकिन आज जब लड़ाई आइडियोलॉजी की आ गई है सामने, और आप ये भी कह सकते हैं कि नेहरू जी क्या आइडियोलॉजी की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे। नेहरू जी ने तो अपने पहले ही इलेक्शन में 1952 के इलेक्शन का जो चुनाव था वो असल में इसी मुद्दे पर था। जनमत संग्रह इसी का था कि हम अपने देश को धर्मनिरपेक्ष भारत बनाएंगे या पाकिस्तान की तरह कोई धार्मिक राष्ट्र बनाएंगे। और उस समय के करोड़ों लोगों ने मैंडेट दिया नेहरू जी को, कांग्रेस पार्टी को, कि हम एक बहुलवादी, बहुल सांस्कृतिक, धर्मनिरपेक्ष और संवैधानिक राष्ट्र में विश्वास करते हैं। और उसके बाद नेहरू जी भारत निर्माण करने लगे, भारत को बनाया। असंख्य इस देश में साइंटिफिक संस्थाएं खड़ी की, एम्स से लेकर के आईआईटी, आईआईएम, इसरो, ये सब विश्वविद्यालय ये सब बना करके खड़े किए, भारत का नवनिर्माण हो रहा था। लेकिन वही आरएसएस बीच में कभी जनता पार्टी के जरिए घुस करके, कभी अटल बिहारी वाजपेयी के समय घुस करके ये देश को अंदर से खोखला कर रहे थे, खा रहे थे उसको दीमक की तरह। और अब जब ये पूरे तरीके से काबिज हो चुके हैं तो इनका जो पूरा असली रूप है वो सामने आ रहा है। ये भी जो कहते थे सांस्कृतिक संगठन है, हम साफ सरलता में विश्वास करते हैं, हम बड़े सरल ढंग से रहते हैं, 5 सितारा इनके बने हुए हैं जो संस्थान हैं, जो इनके ऑफिसेज हैं, और हिंदू धर्म की बात करते हैं। अभी आरएसएस का बयान आपने सुना है क्या? राम मंदिर में जो चोरी हुई है, राम मंदिर में कितनी जो चढ़ावा था वो डकैती पड़ी है, आरएसएस का बयान आया क्या? अभी तो जोड़ रहे हैं मोहन भागवत के साथ, हिंदू धर्म का वो नहीं है, हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं क्या ये? हिंदू धर्म के सबसे विध्वंसक अगर कोई संगठन है, हिंदू धर्म का विरोधी अगर कोई संगठन है तो वो आरएसएस है। सबसे ज्यादा नुकसान इन्होंने हिंदू धर्म का किया है। और मैं उस कांग्रेस पार्टी में शामिल हूं जो गांधी जी के नेतृत्व में कभी आगे चल रही थी। सनातन वो मानते थे, घोषित रूप से सनातनी थे, लेकिन कभी उन्होंने इस तरह के सनातन की बात नहीं की। जो ये सनातन और हिंदू धर्म की बात करते हैं तो बड़े ढोंगी किस्म के हैं। मैं प्रियंक खड़गे जी को बधाई दूंगा, उनका शुक्रिया अदा करूंगा कि देश के सामने ऐसा भेड़िया, ऐसा अजगर है जिसे ठीक ढंग से दुरुस्त करना और ये कहना कि रहोगे तो संवैधानिक दायरे में रहोगे, संविधान के बाहर इस देश का कोई भी संस्थान, कोई भी व्यक्ति नहीं हो सकता है। आपको जेट शेडिंग सुरक्षा मिली हुई है, वजह क्या है? खर्च कितना हो रहा है? चलो हम मान लेते हैं कि हो सकता है भाई इंटेलिजेंस की रिपोर्ट हो खतरा है, लेकिन किस तरह का खतरा है? प्रियंक खड़गे ने पूछा है। आपकी जो संस्थाएं चल रही हैं वो कर क्या रही हैं? टैक्स आप अदा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? पंजीकरण है कि नहीं है? दुनिया, आपने बिल्कुल सही कहा कि यहाँ दुकान लगा लीजिए, खोमचा कर लीजिए तो साहब उसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, लेकिन आरएसएस का नहीं होगा। और एक बार हमने सुना था मोहन भागवत कह रहे थे कि हम तो ब्रिटिश पीरियड में बने, 1925 में। कांग्रेस तो और इनके पहले की है, 1885 की। अब वो कहे कि साहब हमारा रजिस्ट्रेशन क्यों होगा? क्योंकि हम तो उस समय हुए थे, हम किसी संविधान के जरिए नहीं चल रहे थे। लेकिन जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 से, उसके बाद चाहे कोई संगठन हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, उसकी सारी गतिविधियां, उसके सारे कार्यक्रम
संवैधानिक दायरे में होने चाहिए और ये दायरा मोहन भागवत को अब तय कर लेना चाहिए। नहीं बिल्कुल। और करेंगे। ये एक और बात मैं ये कह रही थी प्रोफेसर विकांत कि जब उनको कुछ नहीं बन पड़ा तो उनकी जाति पर आ गए, उनको दलित हाँ। बताकर उनको नीच बताने की कोशिश की। क्या तुम्हारी इतनी हैसियत औकात है कि तुम सवाल पूछोगे? भले ही तुम होम मिनिस्टर हो गए हो, संविधान ने तुम्हें ये हक दिया हो कि तुम जीत कर आओ, तुम्हें लोग चुनकर भेजें, तुम होम मिनिस्टर बनो, लेकिन वो तो दलित। और तुम्हारी इतनी हिम्मत हैसियत कैसे हो गई कि तुम ये सवाल पूछ लो, वो भी आरएसएस पर। ये वही आरएसएस है जो लगातार हिंदुओं को जाति छोड़कर एकजुट होने की बात कर रही है, जो सभी जातियों को साथ में लेके चलने की बात कर रही है, जो 80% जो मुसलमान जो हिंदू हैं उनकी बात वो कर रही है। तो इनका ये असली चेहरा ये तो वक्त वक्त पर उजागर हो जाता है, लेकिन आज तो उन्होंने जिस तरह की अपनी घटिया मानसिकता दिखाई है, इस पर तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को एक अलग मोर्चा खोलना चाहिए। डेफिनेटली, डेफिनेटली। और ये जो कह रहे हैं इनकी वो मानसिकता तो है ही, आज की नहीं है, सदियों पुरानी मानसिकता है। और सरेआम ये कहना कि साहब दलित है तो आपको क्या दलित का ही अधिकार है साहब, क्योंकि जिस हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं उन्हीं दलितों के मसीहा ने कहा था डॉक्टर अंबेडकर ने कि कभी अगर हिंदू राष्ट्र बनता है तो ये देश के करोड़ों दलितों के लिए सबसे बड़ी आपदा साबित होगा, इसलिए इसे किसी भी कीमत पर रोका जाना चाहिए। इनके जो मंसूबे हैं, इनके मंसूबे को सबसे ज्यादा अगर कोई महसूस कर रहा है और जिसको नींद नहीं आ रही है वो दलित समाज है, और यही इनको आईना दिखाएगा। प्रियंक खड़गे जी को इसलिए मैं बधाई दे रहा हूं उनको कि वो आए हैं सामने और वो ये सवाल पूछ रहे हैं। और मैंने कहा ना कि मोहन भागवत अगर नहीं करेंगे तो करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल हिसाब तो देना पड़ेगा, कागज दिखाना पड़ेगा, कागज बनवाना भी पड़ेगा अगर नहीं बनवाए हैं, और नहीं बनवाए हैं तो फिर चलता भी होना पड़ेगा। आपका आरएसएस जैसा संगठन फिर नहीं चल पाएगा, 3 बार प्रतिबंधित हो ही चुका है, अभी फिर भी हो जाएगा, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है। अगर इस तरह की गतिविधियां होंगी कोई जिम्मेदार नहीं है, यह कैसे कैसे चलेगा। दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, मुझे लगता है कि इस पर कम बात हुई है, जो लोग ये सोचते हैं कि आरएसएस जैसा संगठन देशभक्त और राष्ट्रवादी संगठन है, मुझे आज तक आप बता दीजिए गांधी 78 साल के बुजुर्ग की छाती में 3-3 गोलियां मारी थी नाथूराम गॉडसे ने। मुझे एक भी आप आरएसएस का आदमी बता दीजिए हिंदू महासभा का जो कांग्रेस से बाहर गया हो, पहले रहा हो उसकी बात अलग है, जिसने किसी अंग्रेज को गोली मारी हो, जो किसी अंग्रेज के खिलाफ लड़ा हो, जो ब्रिटिश पीरियड में फ्रीडम मूवमेंट के साथ खड़ा हो, एक भी मुझे बता दीजिए। नहीं मिलेगा। ये अंग्रेजों के दलाल बने रहे, अंग्रेजों की दावतें खाते रहे, अंग्रेजों से पेंशन पाते रहे। सावरकर तो 60 रुपया मासिक पाते थे, अभी तो उनके प्रपोत्र ने कबूल कर लिया है कि साहब 10-10 माफीनामे दिए। जो भगत सिंह ने समझौता नहीं किया वो इन्होंने 10-10 माफीनामे लिखे। और जो बात इस देश को बताई जानी चाहिए, इस देश के लोगों को, आरएसएस कब बनता है? 1925 में। मैं जरा थोड़ा सा आपको इतिहास की तरफ ले जाऊंगा प्लीज। आरएसएस, जो लोग ये दुष्प्रचारित करते हैं ना कि आरएसएस केवल अल्पसंख्यक विरोधी और खास करके मुस्लिम विरोधी है, मैं जानना चाहता हूं कि जब मुस्लिम लीग खड़ी होती है उस समय आरएसएस बना क्या? नहीं बना। आरएसएस कब बनता है? आप अगर उस समय के इतिहास को देखेंगे, 1919 में मई में जो शाहू जी महाराज ने सभा बुलाई थी जिसमें डॉक्टर अंबेडकर ने ये कहा था कि अछूतों का जो उनकी पराधीनता है उससे अछूत ही मुक्त कर सकते हैं, मतलब आप नहीं करेंगे। और जैसे पृथक निर्वाचन का अधिकार भी मिल रहा था, आप जरा देखिए। तो जैसे ही इनको ये लगा कि अछूत अलग हो जाएंगे, जो आज के दलित हैं ये अलग अल्पसंख्यक समूह बन जाएंगे, वैसे ही डर करके इन लोगों ने नागपुर के आसपास अपनी गतिविधियां बढ़ानी शुरू कर दी और इन्होंने हिंदू एकता की बात की। एकता और अनुशासन, एकता का है कि हाँ ठीक है दलित भी साथ होंगे, लेकिन अनुशासन क्या था कि साथ रहेंगे उसी तरह से, एकजुट होकर के उसी अनुशासन में रहेंगे। तो हम चाहते हैं ये हिंदू एकता और अनुशासन के नाम पर ये आरएसएस खड़ा हुआ था। और मैं बाकायदा सबूत के साथ बात कर रहा हूं, बीएस मुंजे ने हेडगेवार को ये चिट्ठी लिखी थी कि आपने ये बड़ा अच्छा काम किया है, इससे हिंदू एकजुट होगा और अनुशासित होगा। माने जो दलित अलग जाना चाहते हैं वो नहीं जा पाएंगे, लेकिन इन्होंने कभी अस्पृश्यता और ये जो अमानवीयता थी, अत्याचार था, इसके खिलाफ मुंह नहीं खोला है।
ये कहते थे अच्छा मंदिर में आपको नहीं घुसने दे रहे, आप अपना मंदिर बना लो। लेकिन कभी उन्होंने नहीं कहा कि साहब आप इस मंदिर में जाने का अधिकार क्यों नहीं है। तो आरएसएस असल में खड़ा ही हुआ था दलित एकता की वजह से। दलित एट्रोसिटी के खिलाफ जो मूवमेंट शुरू हो रहा था नागपुर के आसपास, और ये लंबी पृष्ठभूमि है, मैं तो आपको इतना संक्षेप में बता रहा हूं। अंबेडकर के और जो महार कम्युनिटी के लोग थे वो मूवमेंट चला रहे थे। तो उससे डर करके इन्होंने कि साहब नहीं, हिंदू को एकजुट रखना है और इनको अनुशासित रखना है, इसके लिए आरएसएस खड़ा हुआ था। और उसी भाषा में आज बोल रहे हैं कि दलितों को क्या मतलब है, दलित कैसे बोल सकता है आरएसएस के पास। अरे दलित ही बोलेगा और तुम्हारा दिमाग भी सही करेगा। ये बिल आरएसएस के मोहन भागवत को ये समझ लेना चाहिए कि इस देश का दलित किसी भी कीमत पर तुम्हें बख्शने वाला नहीं है, और तुम्हारे जो मंसूबे हैं वो कभी पूरे होने वाले नहीं है। और आज हम बड़े फक्र के साथ ये कह सकते हैं कि हमारे नेता राहुल गांधी खुल करके आइडियोलॉजी की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने सीधे तौर पर इस बात को समझ लिया है कि बिना आरएसएस की इस गंदी मानसिकता को, इस विभाजनकारी मानसिकता को खत्म किए बिना इस देश को नहीं बनाया जा सकता, इस देश को एक रूप से नहीं खड़ा रखा जा सकता है। इसलिए इस पूरे जो अमानवीयता फैलाने वाला संगठन है, इसको अराजक जो संगठन है, इसको जरूर दूर करना पड़ेगा। जी प्रोफेसर रविकांत, ये भी कहा गया था कि कर्नाटक में खास तौर पर, क्योंकि कर्नाटक एक तरह से साउथ में हिंदुत्व की सबसे बड़ी प्रयोगशाला के तौर पर उसको माना जाता है, देखा जाता है। बीजेपी वहां पर सत्ता में भी रही है, तो उसको ये लगता है कि यहीं से ही पूरे साउथ को दरअसल वो कब्जा कर सकते हैं। और लगातार आप ये देख रहे हैं कि साउथ में भी वो पैर पसार रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस हम देख रहे हैं कि वहां पर काफी मजबूत हो रही है। तो क्या ये जो शुरुआत कर्नाटका से हुई है, क्या हम अलग अलग राज्यों में देखेंगे? क्या इस तरह की कोई मुहिम चलाई जा सकती है कि दूसरी भी जो होम मिनिस्टर है, जहां पर कांग्रेस की सरकार है या समर्थित सरकार है, वहां पर ये कहा जाए? कर्नाटका में ये भी कहा गया था कि बजरंग दल पर बैन लगाया जाएगा, जो कि अभी तक नहीं हुआ है। और ये जो आरएसएस की बी सी डी टीम्स हैं, जो हिंदुत्ववादी संगठन है, जो हर गली नुक्कड़ चौराहे पर दलितों के साथ, मुसलमानों के साथ जो कर रहे हैं, आज भी देखिए कि वो घोड़ी नहीं चढ़ सकते। मुसलमानों को देखिए, उनके कारोबार से लेकर उनकी आइडेंटिटी, हर किसी पर जो है वो अटैक किया जा रहा है। तो क्या आपको लग रहा है कि ये अब अगला कदम होना चाहिए, ये और क्या, या फिर ये दोनों चीजें साथ साथ भी चल सकती हैं? प्रियांक खड़गे पूछ रहे हैं उनसे ये सवाल, और साथ साथ इन हिंदुत्ववादी संगठनों पर भी कमान कसी जाए, एटलीस्ट कोई मिसाल तो पेश की जाए। ये तो बिल्कुल एक ऐसे वो चले हैं जैसे ऐसा लगता है कि ना संविधान, ना लोकतंत्र, ना सरकार, ना प्रशासन, ना पुलिस, किसी का कोई डर ही नहीं है। देखिए, ये सत्ता के अहंकार में डूब चुके हैं पूरे तरीके से, और इनका पुराना मंसूबा था कि हम डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को खत्म करके मनुस्मृति के आधार पर संविधान को लागू करेंगे। और ये कोई आज की इनकी मंशा नहीं है। मैं कई बार बता चुका हूं कि 26 जनवरी 1950 को जब देश का 26 नवंबर 1949 को जब देश का संविधान पारित हुआ, उसके 3 दिन के बाद इन्होंने ऑर्गेनाइजर में जो लेख लिखा था उसमें सीधे तौर पर यह कहा था कि संविधान हमको स्वीकार्य नहीं है। 30 नवंबर 1949 को ऑर्गेनाइजर का जो मुखपत्र है उस पर यह लिखा हुआ था, और इन्होंने कहा कि संविधान में क्यों स्वीकार नहीं है, क्योंकि इसमें मनु की संहिताएं नहीं है। ये स्पष्ट तौर पर इन्होंने कहा था। और उसके बाद से लेकर के अब तक इन्होंने कभी संविधान को दिल से नहीं स्वीकार किया। तिरंगा को इन्होंने कब स्वीकार किया? 40 साल तक मोहन भागवत के उसी संघ कार्यालय पर कभी तिरंगा फहराया गया क्या? इन्होंने राष्ट्रगान को अपमानित किया हमेशा से। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने राष्ट्रीय प्रतीकों की हमेशा अवहेलना की, और ये एक विधान वाले एक रंग का झंडा, और ये झंडा वाला मैं शायद पहले भी कह चुका हूं, बाबा साहब से 3 हिंदू महासभाई जाकर के मुंबई के एयरपोर्ट पर मिले। उस समय राष्ट्रध्वज पर बातचीत होनी थी संविधान सभा में, तो उन्होंने प्रार्थना की बाबा साहब से। अब इनकी जरा हैसियत देखिए, बाबा साहब के सामने इनकी हालत जानते थे ये। बाबा साहब से बोले कि आपसे एक मिन्नत करने आया हूं, अभी राष्ट्रध्वज पर चर्चा होगी, जरा भगवा के लिए बात करिएगा। बाबा साहब ने मुस्कुराते हुए कहा कि एक महार के बेटे से चाहते हो कि भगवा राष्ट्रध्वज बने? बाबा साहब इस बात को जानते थे। बाबा साहब ने कभी इनको भाव नहीं दिया। सावरकर हो चाहे हेडगेवार हो, कोई हो, किसी को कभी कोई भाव नहीं दिया। वो इनको जानते थे, इनकी असलियत को समझते थे, और इसलिए बार बार वो आगाह करते थे दलितों के लिए। तो उन्होंने अलग रास्ता ही दिया। उन्हें मालूम था कि ये कितनी बड़ी चुनौती है। तो वो ये लोग
आप धीरे धीरे पैर पसारते चले गए। अब जो शुरुआत हो रही है ये आगे बढ़ेगी, और मैं फिर वो लाइन कह रहा हूं कि इस देश में रहने वाला कोई भी व्यक्ति हो या कोई भी संगठन काम करने वाला हो, संविधान के दायरे के बाहर कोई नहीं है, और जहां जहां सत्ता है वहां तो ये चला रहे हैं। कैसे कैसी गतिविधियों में शामिल है, आने वाले वक्त में वो भी खुलेगा, इनका वो भी पर्चा निकलेगा। जैसे एक बाबा पर्चा निकालता है ना, इनका भी पर्चा निकलेगा। और अभी तो कागज तो बनेगा, बिना उसके काम चलेगा नहीं इस देश में। अगर आपको रहना है, डॉक्टर अंबेडकर के संविधान के बाहर कुछ नहीं होगा। तो ये प्रियंक खड़गे जी ने शुरुआत की है, आगे आप देखिएगा कांग्रेस शासित और जो राज्य हैं वहां पे भी ये बात होगी। और आने वाले वक्त में मैं तो कहता हूं ना कि इनका तो समय आया है, राहुल गांधी का तो दौर आएगा। और जब दौर आएगा तो ये 100 साल से जो ये विश्व भ्रमण कर रहे हैं ना, इनका सारा गरल निचोड़ करके, इनका सारा विष निचोड़ करके इनको शुद्ध बुद्ध किया जाएगा, इनको ठीक किया जाएगा कि आप एक भारतीय नागरिक की तरह रहे। इस देश के संविधान में आपको पूरी आजादी है, लेकिन संविधान के दायरे में उसी तरह से आरएसएस को काम करना होगा जैसे दूसरे एनजीओ काम करते। आप एनजीओ बन करके रहे, किसने मना किया है? लेकिन नहीं साहब, आप अगर मनमानी करेंगे तो फिर नहीं चलेगा। ये फिर गांधी का साथ क्या ये सवाल तो जरूर जहन में आता है कि प्रधानमंत्री कहते हैं लाल किले की प्राचीर से कि वो एनजीओ है। भाई एनजीओ है तो रजिस्ट्रेशन, एनजीओ है तो फिर तो आपको ये बताना होता है कि आपका विदेशों से जो फंड आ रहा है, देश में जो आपको फंड मिल रहा है, उसके बारे में आप सब कुछ बताते हैं। बाकायदा तौर पर रजिस्ट्रेशन होता है। हालांकि ये भी कहा गया था कि आरएसएस को इससे नाराजगी हुई थी कि उनको एनजीओ बोला गया है, वो तो अपने आप को कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। अब पता नहीं किस तरह के कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो सवाल यही है कि आखिर आप ये क्यों नहीं बताते हैं? इसका मतलब तो यही है कि जाहिर सी बात है कि अगर आप रजिस्ट्रेशन होगा तो आपको तमाम चीजें, तमाम फंड जो आपको बाहर से तमाम जगह से मिलते हैं पैसे, उस सब के बारे में आपको बताना होगा। ये 5 स्टार आलीशान होटल नुमा जो आपके ऑफिसेज हैं, उसके बारे में, जिन गाड़ियों से आप चलते हैं उसके बारे में, जो 12 साल से जो बीजेपी की सत्ता है उसके बाद जो इनके वारे न्यारे हुए हैं, तो उसके वो भी तो एक तरह का एक बड़ा सवाल है। लेकिन मैं दूसरे सवाल पर आ रही हूँ ये मेंशन करते हुए प्रोफेसर रविकांत, और आखिरी मेरा सवाल आपसे, अभी हम ये देख रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि इस देश में आइडियोलॉजी नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। जहां भी पैसा फेंके, तमाशा देखें, किसी को भी आप खरीद सकते हैं। एमएलए एमपी हो, सेकुलर पार्टीज के हो, मुसलमानों दलितों के, आदिवासियों के वोट से आप एमपी एमएलए बने और आप अब बीजेपी में शामिल हो रहे हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो क्या आपको लग रहा है कि अब कांग्रेस की लड़ाई और ज्यादा कड़ी और बड़ी हो गई है? 2024 में हमने देखा था 240 पर सिमट गए थे, अयोध्या हारे थे। अब जो इन्होंने दलित जैसी बात प्रियंक खड़गे के लिए जो बोल दी है, जो एक तरह से उनको जलील करने की कोशिश की है, क्या आपको नहीं लगता कि एक तरह की आने वाले इलेक्शन में इसको एक मुद्दा बनाकर आगे कांग्रेस को बढ़ना चाहिए, या आपको एक तरह का एक मुद्दा आपको बैठे बिठाए मिला है? देखिए, कांग्रेस पार्टी तो इसको मुद्दा बनाएगी, और मुझे पूरा उम्मीद है कि राहुल गांधी जी तो विशेष रूप से इसको मुद्दा बनाएंगे। लेकिन इस देश का दलित खामोश रहने वाला नहीं है, वो चाहे कांग्रेस पार्टी में हो या ना हो। कांग्रेस के बाहर भी दलित अपनी आस्था रखते हैं। वो दलित समाज जिसे सदियों के बाद उस भारतीय संविधान के जरिए मनुष्य होने का अधिकार मिला, जो ये कहते नहीं कि साहब आप कहाँ असमानता है, कहाँ एट्रोसिटीज हैं, वो जरा इनकी भाषा देख लें। कि जो आदमी, जो बीजेपी का मंत्री, बीजेपी का बड़ा पदाधिकारी ये कह रहा है कि साहब दलित को आरएसएस पर बोलने का अधिकार नहीं है, तो इनकी मानसिकता को समझते हुए इस देश का दलित इनको बख्शने वाला नहीं है। तो ये लड़ाई निश्चित रूप से सड़क पर आएगी। और राहुल गांधी ने जिस बात को कहा था इंडिया अलायंस की बैठक में, वो जो ऑडियो काफी लोकप्रिय हुआ, उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा आपके पास कुछ भी नहीं है, युद्ध की तरह की स्थितियां हैं इस देश में, पॉलिटिकल युद्ध चल रहा है, और आपके पास कोई पावर नहीं है, कोई आपके पास ना चुनाव आयोग है कि लेवलिंग प्लेइंग फील्ड हो, ना मीडिया आपके तरह आपके साथ न्याय कर रहा है, ना दूसरी अब तो सुप्रीम कोर्ट की हालत क्या हो गई है। अगली बार वोट डाल लीजिएगा, इससे भयानक कुछ भी नहीं हो सकता। अब तो सुप्रीम कोर्ट पर यह कहना कि नहीं साहब हम न्यायमूर्ति, हम आपका सम्मान करते हैं, हम तो भूल गए अब आपको, हम आपको कैसे न्यायमूर्ति कहें, जब आप ये कहेंगे इस देश के नागरिकों का वोटिंग राइट भी अगर आप नहीं
निश्चित कर सकते हैं, तो फिर काहे के न्यायमूर्ति है? हम तो आपको नहीं न्यायमूर्ति कह सकते हैं। तो जिस समय कोई भी संवैधानिक संस्थाएं आप विपक्ष के साथ नहीं हो, तो विपक्ष को रेजिस्टेंस की पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी। और ये जो राहुल गांधी का ऐलान है, जंगे ऐलान है, ये आने वाले वक्त में एक बड़ा स्वरूप लेने जा रहा है। बुशरा जी, मैं आपको बहुत आश्वस्त कर रहा हूँ। और जो लोग डराने की कोशिश कर रहे हैं, आपने वो बहुत सही बात कही कि खरीद ले रहे हैं, डरा रहे हैं, एक्चुअली भय व्याप्त कर दिया इन्होंने। और ये सब इंसान ही हैं, भले ही सांसद बन गए हैं, कई मंत्री बन गए हैं, ये सब इंसान हैं। और इनको ईडी सीबीआई के जरिए डराया जा रहा है, तो कहीं दूसरे ढंग से डराया जा रहा है, ये भाग जा रहे हैं। लेकिन आप, हम तो इतिहास के भी विद्यार्थी रहे हैं। उस समय तमाम साहूकार, तमाम पूंजीपति और तमाम जो जमींदार थे वो अंग्रेजों के साथ खड़े थे। लेकिन जैसे ही गांधी जी का कारवां आगे निकला, वो छोड़ छाड़ करके भाग आए। ये भी छोड़ करके भागेंगे, ये कोई मन से थोड़ी रख गए हैं। आज की जो भारतीय जनता पार्टी है वो 2/3 हालत ये है कि विपक्ष की है। ये सब निकल करके आएंगे। यहाँ तो सिर्फ 2 पे 2 चल रहा है, 2 सरकार चला रहे हैं, 2 लोगों के लिए चला रहे हैं। तो वहां तो वो खुद भी घुटन महसूस कर रहे हैं। लेकिन डर इन्होंने इतना व्याप्त कर दिया है कि लोग उस वजह से जा रहे हैं। और जैसे ये लड़ाई सतह पर आएगी, इस समय विपक्ष के लिए केवल डर से मुक्ति चाहिए। ये हमारे पास खोने के लिए सिर्फ बेड़ियां हैं और पाने के लिए पूरा आसमान है। अगर आपको इस देश के लोकतंत्र को जीवित रखना है, अगर आपको इस देश के संविधान को बचा करके रखना है, तो फिर आपको सड़क पर आकर के जो रेसिस्टेंस की जो लड़ाई है, जो राजनीति है, उसको करना ही पड़ेगा। तभी आप आरएसएस हो या दूसरे संगठन हो या भारतीय जनता पार्टी जैसी अजगर, जिसने सारे विपक्ष को नगल लिया, इनका सामना तभी किया जा सकता है। और मुझे लगता है कि उसके लिए राहुल गांधी जैसा नेता तैयार है। और उनके साथ इस देश के नौजवान, किसान, दलित, पिछड़े, आदिवासी, महिलाएं, अल्पसंख्यक, ये सब उनके साथ चलने के लिए तैयार है। आगाज होना बाकी है, थोड़ा बहुत अभी चल रहा है। तो ये, इसको उसी कड़ी में आप देखिए प्रियंक खड़गे की बात को। जी बिल्कुल, महत्वपूर्ण है ये। और बड़ा ऐतिहासिक जो बयान था, जो ऑडियो था उनका, उसको माना जा रहा है कि अब तक का शायद सबसे बेहतरीन उनका भाषण है। लेकिन ये भी समझना है कि ये जो जितने भी चुनावी, ये जितने भी राजनीतिक ये दल हैं, उनको ये भी समझना होगा कि आप यहाँ पर सिर्फ मलाई खाने के लिए नहीं है। जब लड़ने का मौका आए तो आप उधर चले जाएं। तो ये किस तरह की राजनीति है? आप जिस जनता ने आपको वोट देकर भेजा, उसको आपने ऐसे ही बेसहारा छोड़कर अपनी मलाई खाने के लिए आप वहां पर चले जाएं, तो ये तो फिर बेईमानी है, गद्दारी है। इससे कम तो और कुछ भी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर रविकांत जी, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, समय देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी। नमस्कार।